चलिए, तो आज हम लोग सातवें चैप्टर का चौथा पार्ट है, मतलब सिर्फ 10-15 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं, है ना। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। निदर्शन, राइट। चलिए देखते हैं हम निदर्शन में कहाँ थे। औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण में अंतर। ठीक है, हम यहाँ तक आ चुके थे। अर्थ, इसका अभिप्राय सूचनाओं के आधिकारिक विनिमय से है, मतलब ऑफिशियल है वो, कि भैया मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को ऑर्डर करेगा या सूचना देगा, है ना। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर अपने वर्कर को देगा। ठीक है, इसका अभिप्राय सूचनाओं के अनाधिकारी विनिमय से, मतलब कोई बता के या पहले से तय नहीं है, जैसे आप अपने दोस्तों में आपस में बातें करते हो, ये क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण है। ठीक है, इसमें आगे आ गए संबंध। यह औपचारिक संगठनात्मक संबंध पर आधारित होता है, मतलब वो जो हमने संगठन पढ़ा था ना, हमने जो संगठन तय कर रखा है उसी के अनुसार संप्रेषण होता है, उसी के आधार पर। यह पारस्परिक संपर्क पर आधारित होता है, मतलब अपने रिलेशन पर डिपेंड करता है कि हमारा किससे कैसी रिलेशन है, वैसी बात होगी। ठीक है ना। मार्ग, इसका निश्चित मार्ग होता है, इसका मार्ग निश्चित नहीं होता है। लिखित अथवा मौखिक, इसमें संदेश का प्रेषण प्राय लिखित होता है, मतलब इसमें मान्यता किसकी चीज की है, लिखित की है। और ये क्या है, मौखिक ही ज्यादातर होता है ना, यहाँ पर लिखित ज्यादा नहीं होता। ठीक। दिशा का प्रवाह, हाँ, यह ऊपर की ओर नीचे की ओर समान स्तर पर तिरछे प्रवाहित होता है। ठीक है, और यह सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है। सही मायना में इसकी कोई दिशा ही नहीं होती, है ना। अंगूरी लता इसीलिए इसको बोला है, क्यों, क्योंकि उसकी कोई समझ में ही नहीं आता किधर से चालू हुआ वो, है ना। प्रकृति, यह दृढ़ होता है। दृढ़ होता है मतलब कि ऐसा ही जो तय किया है वैसे ही संप्रेषण होगा, आप उसको बदल नहीं सकते। और यह क्या होती है, लोचशील होती है। लोचशील का मतलब बदला जा सकता है। इसकी गति धीमी होती है। ठीक, और इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। मैंने बताया था ना, एक उदाहरण दिया था मंदिरों में दूध पिलाने वाला भगवानों को, तो एकदम से, जब तो टेलीफोन भी बहुत कम होते थे। विश्वसनीयता, इसमें पूर्ण रूप से विश्वसनीयता होती है, मतलब हमको मालूम होता है ना स्रोत कहाँ से आ रहा है संदेश, इसलिए उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। और लिखित भी रहता है तो वो वैसा का वैसा उसकी विश्वसनीयता बनी रहती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि किसने कहा नहीं मालूम। उद्देश्य, इसका उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है ना। और इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को प्राप्त करना, है ना। चुगली करके एक लेडीज दूसरी लेडीज को जब चुगली करके अपने आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करती है, बॉयज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तरदायित्व निश्चित करना, भाई मैनेजर ने सूचना दे दी, मेल कर दिया किसको, असिस्टेंट मैनेजर को, तो असिस्टेंट मैनेजर का दायित्व फिक्स हो गया कि अब वो टाल नहीं सकता कि सर मुझे तो मिला ही नहीं। समझ में आ रही बात, मुझे तो जानकारी नहीं थी। भाई जानकारी भी थी, ये लिखित में दिया है ना, अब तुमको उसको काम भी करना है। समझ में आ रही बात। तो उत्तरदायित्व आसानी से निश्चित हो जाता है। और इसमें उत्तरदायित्व निश्चित नहीं हो पाता है कि किसने बोला था, क्या बोला था, क्यों बोला था। आदमी पलट सकता, ओ भाई मना कब बोलियो तो, ठीक है नहीं। अक्सर लेडीज ऑन जब किसी खुरापाती बात चलती है, किसी की बुराई चलती है और फिर जब उसके सामने बात आती है तो फट से पलट जाती है, ओ भाई मना तो नहीं ऐसा कहो तो, मना तो ऐसा कहो तो कि ऐसो 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 ऐसो, ऐसा है, होता है कि नहीं होता है, पहले बता। फट से पलट जाते हैं। ठीक है, चलिए संदेश वाहन के माध्यम, तो माध्यम में हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण का महत्व में बहुत आसान है। ठीक है, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना है। उपक्रम की सरल कार्यवाही में सहायक, सीधी सी बात है, आसानी से सब काम होगा, संप्रेषण सही होगा तो। ठीक है, ये सब ये है ना 32 बात आंसर है, इसको लिख लो, जो लिख सकते हो लिख सकते हो लिख दो, सिर्फ पॉइंट ध्यान रख के जाना। समन्वय के आधार पर, समन्वय के आधार के रूप में, हाँ सिंपल सी बात है। देखो ये जो समन्वय के आधार के रूप में मतलब ये है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि समन्वय स्थापित करना पड़ता है, पढ़ा था। समन्वय को स्थापित करना होता है, समन्वय खुद ब खुद संस्था में नहीं आएगा।
तो समन्वय स्थापित करने के लिए संप्रेषण का सही तरीका निर्धारित करना होता है। समझ में आ रही बात? यदि संप्रेषण का सही निश्चित मार्ग और तरीका आपने निश्चित कर रखा है तो समन्वय को उसको क्या मिलेगा? आधार मिलेगा, समन्वय को आधार मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक। प्रबंधक की कुशलता में वृद्धि, सीधी सी बात है, सब कुछ समन्वय स्थापित होगा, सबको दिशा निर्देश टाइम पर मिलेंगे, जवाबदेही निश्चित हो जाएगी, तो प्रबंधक की कुशलता ऑटोमेटिक क्या होगी? वृद्धि होगी। निर्णय में सहायक, सिंपल सी बात है, इनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये बहुत बकवास चीज़ें हैं। मतलब बकवास मीन्स कि इसमें कोई एक्सपर्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। सहयोग, औद्योगिक शांति में बढ़ावा, ये फालतू की बात है। औद्योगिक मनोबल वृद्धि तथा अभिप्रेरणा प्रदान करना। 5 पॉइंट याद कर लेना और निष्कर्ष, ठीक है। 5 पॉइंट मतलब पढ़ लेना। प्रभावी संदेशवाहन की बाधाएं, प्रभावी संदेशवाहन की बाधाएं, बिल्कुल ये कभी कभार पूछा जाता है ना, इसको टिक कर लो कि हाँ ये पूछा जा सकता है। एक अच्छे मतलब संप्रेषण में, है ना, संदेशवाहन की वजह हम क्या समझे? संप्रेषण में बाधाएं क्या है? बाधाएं मतलब रुकावट है ना, प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहला यहां पर है भाषा संबंधित या सांकेतिक बाधाएं। बेटा समझ में आया? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम। मान लो चाइनीज लैंग्वेज अपन सुनेंगे तो अपने को समझ में आएगा क्या? तो भाषा संबंधित बाधा भी होती है ना, कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं पर उसको वो भाषा समझ में ही नहीं आती, तो ये तो सबसे बड़ी बाधा हो गई। ठीक। सांकेतिक बाधा का मतलब क्या हो गया? कि हम कुछ इशारे करते हैं पर वो व्यक्ति को उस इशारे का मतलब ही नहीं मालूम, तो क्या उसको वो बात समझ में आएगी? नहीं, वही हो गया। समझ में बात? दूसरा, मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक बाधाएं। एक व्यक्ति का दिमाग पहले से ही सेट है कि ये तो बेकार व्यक्ति है, इसकी तो मुझे बात सुननी ही नहीं है। अब वो व्यक्ति उसको कितना ही समझा ले, वो उसकी बात मानेगा क्या? वो हाँ कर देगा, हो, पर उसके दिमाग तक भी बात नहीं जा रही होगी। कान तो छोड़ो, कान में भी नहीं जा रही होगी, दिमाग तो छोड़ो ऐसा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, उसको मालूम है काका जी बेकार आदमी है, इनकी बात नहीं सुनना। समझ में आ रही बात? इसको हम क्या बोलेंगे? मनोवैज्ञानिक बाधाएं या भावनात्मक। जैसे कि परचेस मैनेजर और सेल्स मैनेजर की आपस में लड़ाई हो गई है। हाँ बोले आया मेल देख लेंगे क्या है, हाँ ठीक है कर लेंगे, वो उसकी बात ही नहीं समझने को तैयार होगा। समझ में आ रही बात? ये क्या हो गया? मनोवैज्ञानिक बाधाएं। संगठनात्मक बाधाएं, तो इसको देख लेते हैं। फिर क्या हो गई? व्यक्तिगत बाधाएं। अब देखो भाषा संबंधित में आप ये जो पहला पैराग्राफ है बस इतना ही है। देखो आप देखोगे ना आंसर बहुत बड़ा है, देख रहे हो आंसर काफी बड़ा आंसर है ना। तो इतना बड़ा आंसर नहीं करना है, समझ में आ रही बात? हमको उसको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, समझना है ना। आएगा पर इसका मतलब ये नहीं कि रटना है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जैसे भाषा का दिखा, इसमें अपन अब क्या क्या पढ़ रहे हैं कि संदेशों की गलत व्याख्या, मतलब संदेशों को गलत समझ लेना, ठीक है। अक्सर हमारे यहाँ लोग जब बैठते हैं चेयर पे, मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्रॉस लेग कर लेते हैं, ऐसे लेग कर लेते हैं ना, पैर ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं, है ना। अक्सर अपन ऐसे ही बैठते हैं, कैसे? ऐसे पैर कर लेते हैं क्रॉस करके, राइट, है ना। जापान या चीन में, थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जापान या चीन में आप यदि किसी मीटिंग में ऐसे क्रॉस करके बैठ गए, मीन्स आप किसी से बात नहीं करना चाहते, मतलब आपके पास कोई आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक सिग्नल दे दिया, क्या? कोई बातचीत नहीं, सॉरी। समझ में आ रही बात? अब अपने यहाँ तो सभी ऐसे बैठते हैं। तो जापान में अपन ने गलती से ऐसा कर लिया और अपन सोच रहे कि कोई तो अपने पास में आके बात करे, तो कोई नहीं आएगा। जापान या चीन में जो भी दो में से, समझ में आ रही बात? तो
ये हुआ संकेत की गलत व्याख्या। ठीक है, भिन्न अर्थों वाले चिन्ह अथवा शब्द, मतलब एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से क्या हो सकता है, गलत सिग्नल चला जाएगा। ठीक है, फिर त्रुटि त्रुटिपूर्ण अनुवाद, आपने किसी को इंग्लिश में मेल करा, उसको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, उसने उसका अनुवाद क्या मालूम क्या कर लिया। समझ में आ रही बात, ये गलती, बस ये पॉइंट ही लिखना है, इनके पॉइंट के अंदर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, अस्पष्ट मान्यताएं, यही है ना, वही मान्यताएं, जैसे कि जो चल रहा है, अब यहाँ के लोग अलग तरीके से बात करते हैं, वहां के लोग अलग तरीके से, कुछ मान्यताएं रहती है ना, कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसका एग्जाम्पल मैं, देखो लिखा हुआ है, कई बार ये देखा जाता है कि प्रेषक मतलब भेजने वाला है ना, यह मानकर चलता है कि सूचना प्राप्त करता कुछ आधारभूत बातों को जानता ही होगा, मतलब वो बातों को जानता है, अतः वो केवल मुख्य विशेष सामग्री को ही बताता है। प्रेषक का यह मत रोजाना के संदेश वाहन के लिए तो कुछ सीमा तक ठीक है, लेकिन किसी विशेष संदेश के लिए ऐसा माना जाना बिल्कुल गलत है। ठीक है, अर्थहीन तकनीकी भाषा, अब कुछ तकनीकी भाषा होती है लिखने की, ठीक है, तो कभी कभार आदमी भड़क जाता है उन तकनीकी भाषाओं को समझ ना पाए तो। ठीक है, तो जैसे मैं जब एक कंपनी में था, ठीक है, तो मैं अकाउंटेंट पे था, है ना, सीनियर, अब मेल करके किसी से पेमेंट मंगवाना है, राइट, है ना, डेटर, तो उसको कई बार मेल करा, उसने रिप्लाई नहीं करा, मैंने क्या करा मालूम है, मैंने मेल में जितना भी लिखा हुआ था ना, उसको रेड कलर से रेड कर दिया एकदम, समझ में आ रही ना, उसका कलर क्या कर दिया मैंने, रेड। जैसे ही उसको मिला भड़क गया, अरे ये कोई मेल करने का तरीका होता है, ये रेड क्यों करा आपने, मैंने आपको समझ में ही नहीं आ रहा था, 10 मेल कर चुका हूं, आपने एक का भी रिप्लाई करा क्या, ये रेड करा तो आपका रिप्लाई आ गया ना, अरे तो क्या है, देंगे नहीं क्या, दे देंगे, पर ये रेट का क्या मतलब है। समझ में आ रही है तकनीकी, रेट करने का मतलब ये था कि बस ये मेरी लास्ट वार्निंग है भाई। ठीक है, तो वो उसका शायद और कुछ भी नहीं निकाल रहा होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक बाधाएं जो मैंने बता दी, है ना, समय से पूर्व मूल्यांकन, कुछ लोग पूरा संदेश सुने बिना तथा बिना सोच विचार किए अर्थ निकालने लगते हैं, छोटी सी बात बोली उसमें ही वो क्या निकाल लेगा, अपना अर्थ निकाल, हाँ सब मेरे को मालूम है, आओ समझ गया मैं, तो करते हैं ना कई लोग, इतने जल्दी में होते हैं कि सामने वालों को पूरी बात ही नहीं बोलने देते, और अरे यार तू तो नालायक है, बोले हट, और उसका मूल्यांकन करने लगते हैं उस बात को। ठीक है, जो कि गलत है। ध्यान की कमी, अटेंशन, है ना, अटेंशन की कमी, बात ही नहीं, मतलब उसका बार बार ध्यान, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पर तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है, बाहर की बातों पर जा रहा है कि कौन आया, अभी सब्जी बेचने वाला आया। यदि आपको वो सब्जी बेचने वाले की आवाज आ गई बेटे, इसका मतलब आपका ध्यान मेरी बात पर कम है, हो सकता है कुछ बातें छूट जाए समझने में। ठीक है, अविश्वास तो बता ही दिया ना, सामने वाले की बात पे विश्वास ही नहीं है उसको, मतलब उस व्यक्ति पे ही विश्वास नहीं है तो उसकी बात पे कहां से विश्वास होगा। ठीक है, संगठनात्मक बाधाएं, इसमें क्या आ गया, संगठनात्मक ढांचा कर्मचारी के संदेश वाहन करने की योग्यता और महत्वपूर्णता पर प्रभाव डालता है। सीधी सी बात है, देखो इसमें क्या है कि जो संगठन ने जो तरीका बना रखा है वो भी कभी कभार बाधा बन जाती है। कभी कभार इमरजेंसी में हमें डायरेक्ट किसी सीनियर व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता होती है, परंतु हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मार्ग क्या है, निश्चित कर दिया गया है। समझ में आ रही बात, तो ये एक बाधा हो जाती है ना, संगठनात्मक नीतियां उसमें बाधा बन जाती है, नियम अधिनियम कानून वहां का जो संगठन का है, ये सब क्या करते हैं, बाधाएं बन सकते हैं।
और संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, जटिलता वही कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ऐसा जुड़ाव, इधर से इसको बात करना है, उसका भी जवाब लेना है, उसको भी जवाब देना है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब बस बहुत पॉइंट हो गए। पद, पद इसमें ध्यान रखना, वही मैं इसकी क्यों सुनूं, पद का मतलब समझ में आया, मैं इसकी क्यों सुनूं, ये मेरा सीनियर है ही नहीं, मेरा सीनियर तो वो है, मैं उसकी बात सुनूं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पद, उच्च स्तर निम्न स्तर अधिकारी के बीच में। ठीक है, निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी को कोई मैसेज कर रहा है तो बोला हाँ हाँ ठीक है समझ गए, हाँ मालूम है हमको, ठीक है, बेचारे को बात ही नहीं बोलना दी। क्यों, क्योंकि वो उच्च अधिकारी अपने मन में सोच के चल रहा है तू मेरे को सिखाएगा क्या, है ना। व्यक्तिगत बाधाएं, ये भी थोड़ा उसी से संबंधित है। कुछ बाधाएं ऐसी होती है जिनका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले व प्राप्त करने वाले के साथ होती है। उच्च अधिकारी से संबंधित बाधाएं, ठीक है, पद को चुनौती का भय, अधीनस्थ में विश्वास की कमी। ठीक है, ये पढ़ के देख लेना, दम नहीं है, लोकल है। ठीक है, अब हम आते हैं संदेश वाहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय। बिल्कुल ये आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है क्या कि ये जो अपन ने बाधाएं पढ़ी ना, इसको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो जो बाधाएं हैं उनको अपने को हल करना है, और क्या, सीधी सी बात है। एक तो शोर वाली चीज होती है, वो इसमें लिखा नहीं बाधा में आना चाहिए। एक तो क्या होता है नॉइस, नॉइस मतलब शोर, अपन ने चित्र में देखा था ना, तो शोर नहीं होना, शोर के कारण भी कम्युनिकेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो भी दूर करना चाहिए, वो भी आना चाहिए। चलो देखते हैं, बस पॉइंट पॉइंट देखेंगे। संदेश की भाषा, शब्द और विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना चाहिए, मतलब हम जो संदेश दे रहे हैं उसकी भाषा का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें समझ में आना चाहिए कि सामने वाले को ये भाषा आती है ना, उसी भाषा में हमको क्या करना चाहिए, संदेश को भेजना चाहिए। शब्दों का चयन सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि शब्दों के कहीं क्या होते हैं, अर्थ होते हैं, तो वो कहीं उसका अर्थ गलत ना निकाल ले या दूसरा ना निकाल ले, इसलिए शब्दों का प्रयोग करना सही, उस प्रयोग करते समय हमें सचेत रहना चाहिए, ये वही बात कही है। ठीक है, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार संदेशवाहन, मतलब उस व्यक्ति को कब मैसेज देना है ये भी महत्वपूर्ण है। आप अक्सर देखोगे यदि मेरे को आप क्लास के दौरान फोन करोगे तो मुझे याद नहीं रहता है कि किसका फोन आया था, मैं सिर्फ फोन उठा लेता हूं, क्या हुआ, हाँ ठीक है देखते हैं, कॉल करता हूं और करके रख देता हूं, और मैं भूल जाता हूं शाम तक कि किसका कॉल आया था, सामने वाला का मैसेज हो गया बेकार, हाँ या ना। तो प्राप्तकर्ता को कब मैसेज करना ये भी ध्यान रखना होगा। संदेश वाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना, मतलब जब आप संप्रेषण कर रहे हो तो आप पहले सोच लो कि आप क्या बोलने वाले हो। समझ में आ रही बात, आप अपने आप में क्लियर हो जाओ कि आप क्या लिखने वाले हो या क्या बोलने वाले हो। ये बात सामने वाले को, रिसीवर को समझ में आएगी कि नहीं आएगी, है ना। वर्तमान तथा भविष्य के लिए संदेशवाहन, प्राय संदेशवाहन की जरूरत वर्तमान वायदों को संतुष्ट करने के लिए पड़ती है, लेकिन समानता बनाए रखने के लिए संदेशवाहन में संगठन के भावी उद्देश्यों को भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब आगे की भी बातों को ध्यान रखकर संदेश करना चाहिए। उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, हाँ, मैं आप लोगों को बार बार जब पढ़ाता हूं तो मैं क्यों चाहता हूं कि आप मेरी तरफ ही देखो, क्योंकि आपके चेहरे से और आपकी गर्दन हिलाने से मुझे समझ में आता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। बात समझ में आ रही ना, प्रतिपुष्टि याद है ना, तो प्रतिपुष्टि भी होना चाहिए, प्रतिपुष्टि होगी तभी तो संप्रेषण पूरा होगा, हमने पढ़ा था, है ना, प्रतिपुष्टि होना जरूरी है। एक अच्छा श्रोता बनना, वेरी गुड, यदि आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हो, ये ध्यान रखना लाइफ में हमेशा काम आएगा, यदि आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हो तो उसकी बात पूरी सुनो, बोल लेने दो उसको, हाँ भाई बोल, बोल लिया,
5 मिनट बोल लिया, 10 मिनट बोल लिया, रुकेगा वो, रुकेगा, फिर आप अपनी बात करो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था। अक्सर झगड़ों में और झगड़ा हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने गलत, भाई उसको गुस्सा है, आप तो सही थे, आप भी जानते हो मैं सही था, और इस व्यक्ति को गलत इंफॉर्मेशन मिली इसलिए मेरे ऊपर भड़का हुआ है, राइट? अब उसने किसी गलत शब्द का उपयोग करा क्योंकि वो भड़का हुआ है, तो आपने बोला तूने ऐसा बोला कैसे, फिर तुम भी भड़क गए, ले हो गई लड़े और ज्यादा। बोलने दो उसको, सुनो, बिल्कुल ऐसे ऐसे उसको फीडबैक जरूर दो कि आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हो गया भाई तेरा। हाँ, अब मेरी बात सुन लेगा 5 मिनट, सुन। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बहुत जरूरी है, ठीक है? संदेश की समानता, प्रभावी संदेश वाहन के लिए प्रेषित के जाने वाली सूचना परस्पर विरोधी नहीं होना चाहिए, अपितु संस्था के उद्देश्य, कार्यक्रम, नीति और कार्य विधियों के अनुसार होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। संदेश वाहन की समीक्षा, आपको उसकी क्या करना चाहिए, जो भी आप भेज रहे हो, जो भी आप लिख के भेज रहे हो, आपको उसको एक बार पढ़ के देख लेना चाहिए कि यार हमने क्या लिखा है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। कई बार गूगल क्या करता है मालूम है, आप जब हिंदी को इंग्लिश में टाइप करते हो ना, जिसने, तो जिसने के लिए JIN लगाते हो ना, टूटी हुई हिंदी लिखना, वो इंग्लिश लिखना, उसमें अक्सर वो क्या करता है, अपने ही शब्द उठा के रख देता है। गूगल करके देखना, यदि ज्यादा टाइप करा हो तो वो अपना ही वर्ड टाइप कर देता है, और हमने तो टाइप कर दिया धनाधन धनाधन, पता चले वो मैसेज में कुछ और लिखा गया। क्यों? क्योंकि गूगल ने ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड को उसकी डिक्शनरी से उठा के लिख दिया कि आप ये लिखना चाहते हो, आप गलत लिख रहे हो, आप ये लिखना चाहते हो, जबकि हम भाई इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी लिख रहे हैं। समझ में आई बात? तो वो इसलिए आप उसको क्या कर लो, उसकी समीक्षा कर लो, मतलब एक बार उसको पढ़ के देख लो जो आपने लिखा है। ठीक, यहाँ पर हमारा निर्देशन चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है, बस कुछ छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं, जैसे कि निर्देशन की विशेषताएं और महत्व, ठीक, जो कि अभी 5 मिनट के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब मैं सच में उनको नहीं समझाऊंगा, मैं तो सिर्फ बताऊंगा, पढ़ना है आपको, क्योंकि अब इतना निर्देशन समझ में आ ही गया है ना? विशेषताएं क्या है? निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। सीधी सी बात है, काम को डायरेक्शन, जब काम का डायरेक्शन करोगे तो उसमें गति आ जाएगी, नहीं तो अपने हिसाब से व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता रहेगा, उसको तो मालूम ही नहीं है कब काम कंप्लीट करना है। निर्देशन के द्वारा आप उसको बताते हो भैया इतने समय के अंदर अंदर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना? निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, हमेशा निर्देशन करता ही रहना पड़ेगा आपको जब तक संगठन चल रहा है। निर्देशन प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक हो जाता है, सभी स्तर पर आवश्यक है, इसमें भी कोई दो नहीं है। निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, सीधी सी बात है, कहां से होता है? ऊपर से नीचे की ओर, यह भी अपन समझ चुके थे। विभिन्न तत्वों का समूह, हाँ, इसमें क्या क्या शामिल है? पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संदेशवाहन। जरा देखो, खुद समझो, यदि हम शुरू में इस विशेषताओं को पढ़ते तो हमें कितना टाइम लगता, और इनके बाद में जो आई चीजें जो हमने पढ़ी अभी, वो भी पढ़ना पड़ता। अभी हमारा टाइम बच गया, क्यों? क्योंकि अब हमको सब समझ में आ रहा है कि आखिर क्या बोला जा रहा है। मानवीय घटक से संबंधित, बिल्कुल, निर्देशन हम मशीन को नहीं दे सकते, किसको देते हैं? मानव को देते हैं। बात समझ में आई, है ना? तीसरे उद्देश्य, इसमें 3 उद्देश्य प्राप्त होते हैं। क्या? अधीनस्थों से कार्य करवाना हो जाता है इससे, प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व से कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना, है ना, उनको और ज्यादा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, और संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्य का प्राप्त करना। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? इसकी विशेषता हो गई। महत्व, महत्व भी आसान है, पढ़ के देखो एक बार क्या क्या लिखा हुआ है। तो महत्व में क्या है? महत्व में है क्रियाओं का प्रारंभ और गतिशीलता प्रदान करना। अभी हमने पढ़ा गतिशीलता प्रदान करता है प्रारंभ, भाई क्रिया तभी होगी जब निर्देशन दिया जाएगा, है ना, डायरेक्टर बोलेगा तभी तो आगे काम होगा, राइट? यह अभिप्रेरणा का माध्यम है,
हाँ, मोटिवेशन देने का एक तरीका है। भाई मोटिवेशन कैसे दोगे? निर्देशन के जरिए ही आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन को दे पाओगे। समझ में आ रही बात? यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। मैंने बता दिया है, मैंने शायद परिवर्तन लीडरशिप में हमने पढ़ा था कि देखो जब संस्था में बड़े परिवर्तन करने होते हैं तो लीडर की जरूरत होती है, और लीडरशिप कहाँ आएगी? निर्देशन में ही तो आता है, पर्यवेक्षण पढ़ाना पन्ने, ठीक है। तो यह परिवर्तन को लागू करना संभव बनाता है। यह कर्मचारियों के प्रयास में समन्वय स्थापित करता है, हमने पढ़ लिया है। संदेश वाहन संप्रेषण के जरिए हम क्या करते हैं बेटा, चारों पॉइंट जो पढ़े ना उनकी खासियत एक साथ लिख देना, वो निर्देशन की हो गई ना, क्योंकि वही तो सारे निर्देशन में शामिल है। पर्यवेक्षण है ना, अभिप्रेरण, ये देखो अभिप्रेरण, फिर क्या आ गया आपका लीडरशिप, लीडरशिप में ये आ गया परिवर्तन को लागू करना, फिर क्या आ गया संदेश वहन में क्या आ गया आपका कि समन्वय को स्थापित करना, ठीक है। यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है, ठीक है यार। प्रबंधन के सभी स्तरों पर आवश्यक है, ठीक। उपक्रम को स्थापित करना, बस 4-5 पॉइंट लिख लिए, बहुत है यार। निर्देशन के सिद्धांत अपने को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका कंप्लीट हो गया है क्या निर्देशन। अब सिर्फ बचता है हमारा कौन सा नियंत्रण, जो कि मेरे ख्याल से यदि 40 से 50 मिनट की यदि अपनी क्लास अपनी कंडक्ट हो गई तो एक ही दिन की क्लास में निर्देशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में हो जाएगा, 40 मिनट का यदि क्लास कंटिन्यू हो गई 40 से 50 मिनट में तो निर्देशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।